गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपना विषय अध्ययन शुरू किया था राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर, और लगभग निष्कर्ष निकला था कि किसी न किसी तरह से इस अंतर के आधार पर किसी न किसी वे में या किसी तरह से स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के ऊपर हावी होती दिखाई दी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं या तथ्य हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका के हाथों की कठपुतली नहीं है। तो वो प्रमुख तथ्य क्या हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो तथ्य है वो है मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्री अचानक ही मंत्री नहीं बन जाता। राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को सामान्य विवेक प्राप्त होता है, यानी जिस विभाग को उसे मंत्री बनाया जाता है उसके बारे में से जानकारी होती है, और वह अपने इस सामान्य विवेक के कारण लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली नहीं हो सकता। जो दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है लोक सेवक भी साधारणतः एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलते रहते हैं। यदि वे दूसरे विभाग में दक्षता यानी निपुणता प्राप्त कर सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं कर सकता। इसमें हमने पहले अध्ययन किया था कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो क्या होते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें निपुणता नहीं आ पाती या कुशलता नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विभागों में भी बदलाव आता रहता है। तो थर्ड पॉइंट है इसका कि कोई भी मंत्री पूर्ण रूप से नौ सीखिया नहीं होता, यानी नया नहीं होता, नया सीखने वाला नहीं होता, और लोक सेवक पूर्ण विशेषज्ञ नहीं होते। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ये दोनों ही विशेषज्ञ हों और एक दूसरे की बात मानने को तैयार न हो तो प्रशासन का कार्य ठप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि दोनों ही किसी विषय के जानकार हों तो वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करेंगे या अपनी बात को, अपने तथ्य को श्रेष्ठ मानेंगे, जिसके कारण कोई भी कार्य सही ढंग से या पूर्ण नहीं हो सकता। हमेशा खींचतान बनी रहेगी और कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। जो पॉइंट नंबर 5 है वो क्या है, विशेषज्ञता तथा अविशेषज्ञता, उत्तरदायित्व तथा अनुत्तरदायित्व दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यानी एक विशेषज्ञ होगा तो दूसरा अविशेषज्ञ होगा, एक का कार्य दूसरे का वह कार्य नहीं है तो वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। नंबर 6 पॉइंट है मंत्री नीतियों का निर्माण करते हैं और लोक सेवक उन्हें कार्यान्वित करते हैं यानी लागू करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक के बिना दूसरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यानी यदि इसमें से हस्तक्षेप करना बंद कर देगा तो कार्य क्या हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए दोनों का किसी भी कार्य या उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए दोनों का ही एक्टिव होना जरूरी है। अब जो क्वेश्चन 5 है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में संबंध बताइए, तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमें भारत में मुख्य कार्यपालिका की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी इसमें क्या बताएगा कि फॉर एग्जांपल यदि कह दें कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताना है, तो हमेशा इनका भारत में मुख्य कार्यपालिका की स्थिति का वर्णन कीजिए। इस बारे में हमेशा विवाद बना रहता है कि मुख्य कार्यपालिका की स्थिति क्या है, या राष्ट्रपति की पावर क्या है, या किस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति की जो पावर है वो न के बराबर है, यानी वास्तव में इसकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अन्य ही है। जैसे यदि हमें बात करें प्रधानमंत्री नियुक्ति,
संविधान में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बना जाता है जिस पार्टी के नेता को लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, या ये कह सकते हैं कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति दी जाती है। तो राष्ट्रपति का यहाँ पर क्या विवेक हुआ? हाँ, यहाँ पर एक विवेक होता तब जब कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति देता है। लेकिन उसे बहुमत हासिल करना पड़ता है या विश्वास प्रस्ताव पास करना होता है। यदि बहुमत हासिल कर पाती है वो पार्टी तो सत्ता में बनी रहेगी, अन्यथा राष्ट्रपति दूसरी पार्टी को मौका देगा। तो बहुत सारी अन्य जो नियुक्तियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है, तो इन सभी में हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। इसके अलावा कोई भी बिल है, चाहे वो साधारण बिल है, चाहे वो धन बिल है, उसके ऊपर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है राष्ट्रपति किसी भी बिल को वापस भेज देता पुनर्विचार के लिए। लेकिन हमेशा क्या होता है, यदि लोकसभा उस बिल को बिना कोई एक्शन लिए वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो न के ही बराबर है, यानी वास्तव में इसकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला तो वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस अधिकार क्षेत्र के विषय में कई बार विवाद हुए हैं, उलझन भी पैदा हुई है। उनको निपटारा करने के लिए कुछ संशोधन करने की बात हुई है। शक्तियों के बारे में, अधिकार क्षेत्र के बारे में भी कई बार विचार हुए हैं, लेकिन वो एट लास्ट यहीं पर सीमित हो जाते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, सिर्फ एक नाम मात्र का ही मुख्य कार्यपालक है। वास्तव में उसकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। चलिए अध्ययन करते हैं क्वेश्चन का। भारतीय संविधान गणराज्यीय व्यवस्था स्थापित करता है, या ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत को संघात्मक सरकार या संघात्मक व्यवस्था वाला देश मानता है, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक है और उसे व्यापक रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उसे संविधान के रक्षक की भूमिका दी गई है। वह राज्य का अध्यक्ष है और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ उसके अधीन हैं। संसद से अभिप्राय राष्ट्रपति सहित संसद है। लेकिन भारतीय संविधान गणराज्य के साथ साथ संसदात्मक व्यवस्था भी स्थापित करता है, जिसे राज्याध्यक्ष तो नाममात्र का अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति है वो नाममात्र का अध्यक्ष है। वास्तविक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में पाई जाती है। वास्तविक रूप से उसकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है, ये प्रश्न उभरता है। क्या स्थिति, इसके बारे में आपको पहले बता दिया कि स्थिति कैसी है। यह प्रारंभ से ही विवाद का विषय रहा है। संविधान सभा में इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आशा व्यक्त की थी कि भारतीय राष्ट्रपति संसदात्मक पद्धति वाले देश की भांति राज्याध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। संविधान की धारा 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी मजबूर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में राष्ट्रपति के रूप में विधि विशेषज्ञों से कहा था, यानी कानून के जानकारों से कहा था कि वे देखें कि क्या भारतीय संविधान में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है अथवा किन्हीं क्षेत्रों में स्व विवेक अधिकार भी रखता है, यानी क्या है वो मजबूर है या कुछ क्षेत्रों में क्या रखता है, अपना विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। इस विवाद को समाप्त करने तथा राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंधों का पूर्णतः विवाद रहित बनाने के उद्देश्य से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धारा 74 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यानी जो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है उसका,
उसके अनुसार ही क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा धारा 74 को ज्यों का त्यों रखते हुए राष्ट्रपति को अधिकार दिया, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को दी गई सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। सिर्फ एक अधिकार उसके अंदर 74वां जो 44वां संशोधन था उसमें एक बात को शामिल कर दिया गया कि वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन वैसे पुनर्विचार क्या होता, दोबारा से विचार करने के लिए। लेकिन यहाँ भी यदि वही बात आई जो पीछे बताई थी कि पुनर्विचार के बाद भी यदि उसकी बात को न माना जाए तो सलाह जो मंत्रिमंडल है उसी के सलाह के अनुसार उसको कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार 42वें एवं 44वें संविधान संशोधनों के बाद आशा थी कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्य रिश्तों ने इस विवाद को समाप्त नहीं होने दिया। संवैधानिक और व्यवहारिक राजनीति में अभी भी ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें राष्ट्रपति सब विवेक का प्रयोग कर सकता है अथवा अपने प्रभाव का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। लेकिन वास्तविकता ये भी नहीं है कि वो विवेक का प्रयोग, सब विवेक का प्रयोग कहाँ तक करता है। तो इसके लिए भी उसे किसकी सलाह लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री की। यानी कुछ समय के लिए आपातकाल की घोषणा करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो प्रधानमंत्री सलाह से करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी प्रकार से की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है भारत का, उसके पास केवल नाम मात्र की ही शक्तियाँ हैं। उपयुक्त विश्लेषण या ऊपर विश्लेषण जो किया गया इससे स्पष्ट होता है कि भारत की मुख्य कार्यपालिका राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रशासकीय शक्तियाँ वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल में निहित है, या उनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। धन्यवाद।